फ्रेंड्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा बाय जयशंकर झा। आज मैं आप सबों के लिए इतिहास का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। लगभग 40-45 क्वेश्चन होगा, तो आप लोग फटाफट जो आप लोगों को सही आंसर लगे आप लोग बताइए, फिर मैं आप लोगों को सही आंसर बताऊंगा। इस वीडियो के खत्म होने पर आप लोग इतिहास का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके एक एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में जान जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि अब का जो एग्जाम है वो इम्पोर्टेंट, उसमें ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए गए वीडियो सबसे पहले मिले। और आपको प्रत्येक दिन 7 बजे मैं किसी न किसी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव लेकर आऊँगा। अगर आप लोगों की संख्या ज़्यादा होता है तो लाइव में आके ऑन बोर्ड भी पढ़ाऊंगा। बस आप लोग कंफर्म कर दीजिए, लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का, वो ज्वाइन कीजिए और मैं आप लोगों को लाइव क्लास भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है ना, तो बस आप लोग कंफर्म कीजिए, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, सब कुछ सही से चलेगा। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए। पहला प्रश्न है, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए सिपाही, बी में किसान और सी में जमींदार और डी में दिया हुआ है नाविक। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, आप लोग बताइए तो सही आंसर क्या होगा। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। जो दूसरा प्रश्न है वो दिया हुआ है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए दिया हुआ है रूस को, बी दिया हुआ है जर्मनी को, सी तुर्की को, डी यूनान को। इसका सही उत्तर बताइए तो फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए देखते हैं अब तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, यंग यूरोप या यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है काबूर, बी मेज़िनी, सी बिस्मार्क और डी गैरीबाल्डी। तो बताइए तो फटाफट इसका सही उत्तर क्या होगा। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेज़िनी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। जितने भी प्रश्न है सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से देखिए और उत्तर दीजिए। चौथा प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन ए क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन बी सेडोवा का युद्ध, ऑप्शन सी प्रसाया डेनमार्क का युद्ध और डी दिया हुआ है सीडान का युद्ध। फटाफट बताइए तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन को पिक कीजिए फटाफट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बताइए तो। चौथा जो प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सीडान का युद्ध। सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग अभी तक नहीं किए हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चले। जो इस प्रकार का चैनल है जहाँ पे 10th का पूरा सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करवाया जाता है, उन्हें भी अच्छा लगेगा तो वो भी जुड़ेंगे कल से। ठीक है ना। पांचवा प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत है? ऑप्शन ए जर्मनी, बी दिया हुआ है यूनान, सी दिया हुआ है तुर्की और डी दिया हुआ है इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर आप लोग को बताना है, फटाफट बताइए। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यूनान। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ है उत्तरी अमेरिका, बी दिया हुआ है दक्षिणी अमेरिका, सी दिया हुआ है यूरोप और डी दिया हुआ है पश्चिमी एशिया। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यूरोप। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। इटली और जर्मनी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। सातवां प्रश्न देखें। सातवां प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? यानी कि रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया? यह नीति किनके द्वारा अपनाया गया था? ऑप्शन ए दिया हुआ है मेज़िनी, बी दिया हुआ है हिटलर, सी दिया हुआ है बिस्मार्क और डी दिया हुआ है विलियम वन। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए फटाफट। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बिस्मार्क, ऑप्शन सी। चलिए अब आठवां प्रश्न देखते हैं।
8वां प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन 3 और बिस्मार्क। तो इस चार ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सही होगा जो आपको पता करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? ऑप्शन ए हैप्सबर्ग, बी आर्लिया, सी बुर्बो और डी जारसाई। इस चार ऑप्शन में से एक को आपको चुनना है। फटाफट चुनिए, बताइए क्या सही है। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा बुर्बो राजवंश। 9 का हो जाएगा सी, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? क्वेश्चन देखिए क्या है, फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में, वो किस जगह पे हुआ था? तो ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है, जो फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कब हुआ था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1870 ईस्वी। बस इस चीज को ध्यान रखिए और ऑप्शन आप यहाँ से चूज कीजिए। पहला सेडान, दूसरा सेडोवा, तीसरा है साइडाइन और डी दिया हुआ है फ्रैंकफर्ट। फटाफट बताइए तो कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सेडान। सेडान में फ्रांस और प्रसा के बीच में 1870 में युद्ध हुआ था। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को लाइक करना है और हमारे साथ प्रत्येक दिन जुड़िए। शाम को 7 बजे आपको वीडियो ऐसा ही मिलेगा। जब आपका एग्जाम होगा ना, तो आपको कोई भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप लोग हमारे साथ बने रहें, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अब 11वां प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, जॉल्वेरन एक संस्था थी। जॉल्वेरन एक संस्था थी किस प्रकार की? ऑप्शन ए क्रांतिकारियों की, बी व्यापारियों की, सी विद्वानों की, डी दिया हुआ है पादरी और सामंतों की। इसमें से आपको फटाफट चुनना है जो क्या था। तो जॉल्वेरन एक संस्था था किसका? तो व्यापारियों की। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप लोगों को पता नहीं होता है ना, तो आप एक बार थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा जो क्या सही है क्या नहीं है, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? 12वां प्रश्न है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? ऑप्शन ए कवि, बी नाटककार, सी संगीतज्ञ और डी दिया हुआ है कूटनीतिज्ञ। तो फटाफट आप लोग बताइए जो बिस्मार्क क्या था, कवि था या नाटककार था या संगीतज्ञ था या कूटनीतिज्ञ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क जो था वो कूटनीतिज्ञ था, ठीक है ना। ऑप्शन डी होगा 12वां का। अब चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो आपको ये भी याद रखना है जो एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। तो एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुआ था। तो किस देश के साथ हुआ था? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है तुर्की, दूसरा यूनान, तीसरा हंगरी और चौथा दिया हुआ है पोलैंड। फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि जो हुआ था वो हुआ था किसके साथ? तो तुर्की के साथ। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अब 14वां प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? यानी कि कौन नहीं चाहता था जो इटली और जर्मनी का एकीकरण हो? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी रूस, सी ऑस्ट्रिया, डी दिया हुआ है प्रसा। इस चार ऑप्शन में से एक को चुनना है जो कौन ऐसा देश था जो यह नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी में एकीकरण हो जाए। तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रिया। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। 15वां प्रश्न है, देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 15वां प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? चलिए एक ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, अब दिखा देता हूं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ए 1864, बी 1866, सी 1870 और डी 1871 ईस्वी। फटाफट बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था कब? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था 1871 ईस्वी में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत है? ऑप्शन ए जर्मनी, बी यूनान, सी तुर्की, डी इंग्लैंड। शायद यह क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग को इसका उत्तर पता ही होगा। इसका सही उत्तर होगा यूनान, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं 17वां प्रश्न क्या है। 17वां प्रश्न है, मेज़ीनी का संबंध किस संगठन से था? मेज़ीनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी पिलिक हेटारिया और डी दिया हुआ है डाइट। इन चार में से एक को आपको चुनना है। तो मेज़ीनी का संबंध किस सेना से था? तो मेज़ीनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका हो जाएगा कार्बोनारी। कार्बोनारी संगठन से ना मेज़ीनी का संबंध था। 17 का हो जाएगा बी। आपको कोई भी मन में डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट में बताइए।
मैं उसका सोल्यूशन कर दूंगा। और किन्हीं भी स्टूडेंट्स को ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रश्न है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। कौन इसका ऑप्शन पहले बता देता हूं क्या होगा सही। ऑप्शन ए सेनापति, बी फ्रांस में राजदूत, सी प्रधानमंत्री और डी गृह मंत्री। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। 18 का हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है जो काउंट काबूर को प्रधानमंत्री किसने बनाया, तो इसका उत्तर हो जाएगा विक्टर इमैनुअल। अगर क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा पुल्टा करके पूछ देता है ना तो बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशानी में फंस जाते हैं। तो ऐसा आपको परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो मतलब क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा करेगा तो आप उस सतर्क रहिए और उसको सही उत्तर दे दीजिए। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर, ठीक है। 18 का हो जाएगा सी। चलिए अब 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? 19वां प्रश्न है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? यानी कि 3 राष्ट्र जो इसमें ऑप्शन होगा वो शामिल था, एक नहीं शामिल था। आपको चुनना है, आपको यहाँ दोनों ऑप्शन याद रखना होगा। पहले आप तो याद रख लीजिए कौन शामिल था, बस कौन नहीं था क्लियर हो जाएगा। 19वां प्रश्न का उत्तर आप लोग पहले बताइए जो आप लोगों को अगर पता है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी रूस, सी फ्रांस और डी दिया हुआ जर्मनी। इस 4 ऑप्शन में से एक को आप चुन लीजिए। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जर्मनी। वियना कांग्रेस में जर्मनी सम्मिलित नहीं था। तो आप ये याद कर लीजिए ब्रिटेन, रूस और फ्रांस जो था वियना कांग्रेस में सम्मिलित था। वियना कांग्रेस में ब्रिटेन, रूस और फ्रांस सम्मिलित था, नहीं था कौन? तो जर्मनी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 20वां प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? क्वेश्चन है वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए रूस ने, बी ब्रिटेन ने, सी फ्रांस ने और डी दिया हुआ है ऑस्ट्रिया ने। तो इसमें से आपको एक को चुनना है, आप फटाफट चुन लीजिए क्या सही होगा। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो 20वां प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा रूस ने। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना रूस ने प्रस्तुत की थी। 20 का हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हैं अब 21वां प्रश्न की तरफ। ऐसा भी हो सकता है अगर टाइम का दिक्कत होगा तो हम एक वीडियो सुबह में और एक वीडियो शाम में आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। बस आप लोग बता दीजिए जो आप लोग रेडी हैं। तो अगर आप लोग रेडी होंगे तो मैं निश्चित रूप से सुबह शाम दोनों एक वीडियो अपलोड कर देंगे। सोशल साइंस का शाम में, साइंस का मॉर्निंग में, हिंदी का कभी, तो ऐसे करके चलता रहेगा। मेरा मकसद है आप लोगों को एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स दिलाना। अगर आप लोगों का साथ रहा तो बिल्कुल आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप लोग बताइए आप लोगों को जिस प्रकार से पढ़ना है आप पढ़िए, ठीक है ना। 21वां प्रश्न है यंग इटली का संस्थापक कौन था? 21वां प्रश्न है यंग इटली का संस्थापक कौन था? ए जियोबर्टी, बी कावूर, सी मेज़िनी और डी दिया हुआ है गैरीबाल्डी। इसमें से एक को चुन लीजिए। यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली का जो संस्थापक था वो था मेज़िनी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। यंग इटली का संस्थापक था मेज़िनी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 22वां प्रश्न है नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? जितने भी प्रश्न है सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि 50 ऑब्जेक्टिव होंगे तो उसमें, इसलिए सोशल साइंस में तो 40 ही ऑब्जेक्टिव होंगे, लेकिन मैथ में, हिंदी में, इंग्लिश में तो होगा 100 ऑब्जेक्टिव जिसमें से आपको 50 का उत्तर देना होगा। और सोशल साइंस और साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव होंगे जिनमें से आपको किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो सबका मान बराबर है सभी सब्जेक्ट का नंबर के लिए, तो आप ध्यान से देख लीजिए। 22वां प्रश्न नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिया हुआ है इटली में, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी में, तीसरा दिया हुआ है फ्रांस में, चौथा दिया हुआ है ब्रिटेन में। आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का सही आंसर हो जाएगा इटली में। नव गुएल्फ आंदोलन हुआ था इटली में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है बहुत आसान प्रश्न है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुए? 23वां प्रश्न है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुए? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुए? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इंग्लैंड। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुए?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में संपन्न हुआ था, तो इसका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। 24वां प्रश्न है, जॉल्वे रैनी की स्थापना किस राज्य ने की? जॉल्वे रैनी की स्थापना किस राज्य ने की? जॉल्वे रैनी की स्थापना ऑप्शन ए प्रसा, बी ऑस्ट्रिया, सी सार्डिनिया और डी फ्रांस। फटाफट बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जॉल्वे रैनी की स्थापना किस राज्य ने की? इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा प्रसा, 24 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 25वां प्रश्न की तरफ। हंगरी की भाषा क्या थी? फटाफट बताइए, हंगरी की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए इतालवी, बी मैग्यार, सी पोलिश और डी फ्रेंच। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हंगरी की भाषा जो था वो था मैग्यार, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं 26वां प्रश्न की तरफ। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है फ्रांस, बी दिया हुआ है रूस, सी दिया हुआ है इटली और डी दिया हुआ है जर्मनी। फटाफट बताइए तो मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 26 का हो जाएगा ए। चलिए अब देखते हैं 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न क्या है? 27वां प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए इटली, बी फ्रांस, सी हंगरी और डी दिया हुआ है यूनान को। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता था। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता था। आपको सोशल साइंस में 80 जो एग्जाम होगा उसमें आप लोगों को कम से कम 75 मार्क्स लाना ही है, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव भी मैं इंपॉर्टेंट जो भी होगा मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक एक वीडियो को देख लेना है, अपने फ्रेंड्स को भी दे दीजिए ताकि उन्हें भी मदद मिल जाए, और पढ़ाई कीजिए अच्छा से और अच्छा से नंबर लाइए। तो हो गया एक प्रश्न, 27 का हो जाएगा डी, ठीक है ना। 28वां प्रश्न क्या है देखते हैं। 28वां प्रश्न है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1688 में, बी 1707 में, सी 1788 में, डी 1870 में। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688 में, 1707 में, 1788 में, 1807 में। फटाफट बताइए क्या होगा इसका? तो 28 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, ऑप्शन ए 1688 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन ए 1789 में, बी 1791 में, सी 1801 में, डी 1804 में। फटाफट एक को आप चुन लीजिए। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ए 1789, बी 1791, सी 1801, डी 1804। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1804 में हुआ था नेपोलियन संहिता लागू, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न है, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1810 में, बी 1815 में, सी 1830 में, डी 1848 में। फटाफट बताइए क्या होगा? 30वां प्रश्न का सही उत्तर, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1810 ईस्वी में। 30 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन 1810 में कार्बोनारी की स्थापना हुआ था, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न क्या है? 31वां प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? 31वां प्रश्न देखिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो 31वां प्रश्न का ऑप्शन ए 1, बी में 2, सी में 3 और डी में दिया हुआ है 4। इसमें से एक को आप चुनिए फटाफट। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे, ऑप्शन सी होगा। 31 का हो जाएगा सी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, 32वां प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन ए रूस की, बी तुर्की की, सी यूनान की, डी फ्रांस की। इसमें से एक आप सही को चुनिए। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी तुर्की की, ठीक है। 33वां प्रश्न को देखते हैं। चलिए 33वां प्रश्न है, 1789 की फ्रांस क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? ऑप्शन ए ट्यूडर, बी स्टुअर्ट, सी बुर्बो, डी रोमानोव। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? ए ट्यूडर, बी स्टुअर्ट, सी बुर्बो, डी रोमानोव। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर होगा बुर्बो राजवंश। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां बुर्बो राजवंश का शासन था। चलिए 34वां प्रश्न देखते हैं, प्रसा का शासक कौन था?
प्रसा का शासक कौन था? ए नेपोलियन बोनापार्ट, बी नेपोलियन तृतीय, सी विक्टर इमैनुअल, डी विलियम प्रथम। फटाफट बताइए तो क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रसा का शासक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विलियम प्रथम, ऑप्शन डी। प्रसा का शासक जो था वो था विलियम प्रथम, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। चलिए अब देखते हैं 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न है मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया का चांसलर, बी प्रसा का चांसलर, सी फ्रांस का सम्राट, डी रूस का जार। फटाफट बताइए तो 35वां का क्या सही उत्तर होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया का चांसलर इसका सही होगा। मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चलिए अब देखते हैं 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न है सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन ए प्रसा की, बी सार्डिनिया की, सी ऑस्ट्रिया की, डी नेपल्स की। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर। 36वां प्रश्न है सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ए प्रसा की, बी सार्डिनिया की, सी ऑस्ट्रिया की, डी नेपल्स की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया की। सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए देखते हैं 37वां प्रश्न। रक्त और लौह की रीति किसने अपनाई थी? यह प्रश्न इससे पहले ही बता चुका हूं, तो इसका हो जाएगा उत्तर सही बिस्मार्क, 37 का ए। चलिए 38वां प्रश्न लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? फटाफट बताइए। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है बिस्मार्क, बी में दिया हुआ है काबूल, सी मेजीनी, डी गैरीबाल्डी। फटाफट बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैरीबाल्डी ने, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन गैरीबाल्डी ने किया था, ठीक है ना। चलिए 39वां प्रश्न को देखते हैं। 39वां प्रश्न जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? ऑप्शन ए नेपोलियन बोनापार्ट, बी नेपोलियन तृतीय, विक्टर इमैनुअल और डी विलियम प्रथम। अगर इस वीडियो को आप 1-2 बार देख लेंगे ना तो इस चैप्टर का एक ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर होगा नेपोलियन तृतीय। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक था नेपोलियन तृतीय, ठीक है। चलिए 40वां प्रश्न की तरफ। 40वां प्रश्न है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन ए पुनर्जागरण, बी धर्म सुधार, सी गौरवपूर्ण क्रांति, डी फ्रांस की क्रांति। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनर्जागरण से माना जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 41वां प्रश्न। 41वां प्रश्न है सार्डिनिया यानी कि पिडमोंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन था? ऑप्शन ए नेपोलियन तृतीय, कॉन्ट काबूल, विक्टर इमैनुअल, विलियम प्रथम। चुनिए एक ऑप्शन को। सार्डिनिया पिडमोंट का शासक जो था वो था विक्टर इमैनुअल, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं 42वां प्रश्न। 42वां प्रश्न किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? ए वियना की संधि द्वारा, बी कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा, सी प्राग की संधि द्वारा, डी एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। 4 ऑप्शन में से एक को आप चुनिए। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो 42 का जो है बी हो जाएगा राइट आंसर, कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? कुस्तुनतुनिया के संधि के द्वारा, ठीक है ना। चलिए अब 43वां प्रश्न को देखते हैं। 43वां प्रश्न किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन ए डेनमार्क की संधि द्वारा, बी गैस्टिन की संधि द्वारा, सी प्राग की संधि द्वारा, डी फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। एक ऑप्शन को चुनिए जो सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, ठीक है। चलिए देखते हैं 44वां प्रश्न। 44वां प्रश्न यंग इटली या युवा इटली संस्था का विकास किया किसने? ए मेजिनी ने, बी कॉन्ट काबूल ने, सी गैरीबाल्डी ने, डी बिस्मार्क ने। फटाफट एक को चुनिए। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजिनी ने। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? मेजिनी ने। युवा इटली संस्था का विकास किया मेजिनी ने। चलिए अब देखते हैं 45वां प्रश्न। 45वां प्रश्न है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ऑप्शन ए ट्रांसपेडेंट संघ, बी सिसेलपाइन संघ, सी राइन संघ और डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट चुनिए। तो नेपोलियन जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइन संघ। तो इस प्रकार
इस 45 प्रश्न से आप लोगों का ये जो यूरोप में राष्ट्रवाद है यह खत्म हो गया। कल आपको हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। बस यही टाइम रहेगा, शाम के 7 बजे आप सभी लोग जुड़िए और फटाफट उत्तर दीजिए जो आपने अभी तक पढ़ा है, और जो कुछ छूटा है बाकी है रिवाइज करना है तो फटाफट कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि पूरे बिहार में यह वीडियो पहुंच जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।